सो गाइस दोस्त, चलिए आप आज का जो ये सेशन में आज का जो लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास कलेक्शन है 20 क्वेश्चन ऑफ साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा एक सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ में आप डेली का डेली इन्वॉल्व होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस को जो है मतलब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को कलेक्शन में करके आपके लिए तैयार करता हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं। दोस्तों आप भी मेहनत करो मेरे साथ। चलो क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को समय भी दूंगा, और मेरा जो पहला वाला क्लास था उसमें मैंने अंडे नहीं दूध में पूछा था कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी अंडे में भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो विटामिन सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, और सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो इस तरह के फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अंडों में विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। इज इट क्लियर? और मैं बता दूं आपको कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कौन सा रोग होता है, तो इसको बोलते हैं स्कर्वी। एक्चुअली ये जो स्कर्वी रोग है वो त्वचा संबंधी रोग है, इसलिए त्वचा संबंधी रोग होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन सी की गोली। सो वेरी क्लियर कि अंडों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, नहीं होता है, ठीक है। विटामिन सी अंडों में नहीं पाया जाता है। सो मूव टू योर सेकंड क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में क्लियर कर दिया है, और अगर मेरा एक लेक्चर आपने सुना होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वेरी टिपिकल, वेरी इजी क्वेश्चन। तारे का टिमटिमाना एक घटना है, और इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर साइंस पढ़े होगा 10th क्लास में तो अपवर्तन पढ़ा होगा आपने। अपवर्तन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो मीडियम के हिसाब से जो है अपने आधार के ओर झुकती है। तो ये होता क्या है कि जब तारे तो बहुत ऊपर पाए जाते हैं, जब तारे की जो लाइट है धरती की तरफ चलती है तो वो बीच में बहुत सारे मीडियम को क्रॉस करके वो हमारे पास पहुंचती है। तो मीडियम जब क्रॉस करती है तो वो उसके लाइट में डेविएशन होता है, यानी पहले इधर जाएगी फिर जिग जैग मोशन में करते हुए मेरे पास वो लाइट पहुंचती है। तो वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन लोकेट नहीं हो पाता और वो टिमटिमाने की तरह दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सीधे इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सूती और ऊनी वस्त्रों में क्या अंतर होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि सूती है और ये ऊनी वस्त्र है। इसका सिंपल सा एक मेथड है कि आप क्या करोगे, इसका आंसर देने के लिए आप लिखोगे कि सूती और ऊनी वस्त्र को अगर जला देते हो तो क्या होता है। जलाने के बाद इसका आंसर होगा जलाना, ठीक है ना। जलाने पर क्या होता है कि जब सूती वस्त्र को जलाओगे तो वो राख की तरह निकलेगा, और जब ऊनी वस्त्रों को जलाओगे तो क्या होगा, वो कड़ापन वो प्लास्टिक की तरह जल के वो क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम जलाते हैं तो इन दोनों वस्त्रों की पहचान हम आराम से कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों नजर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब सूर्यास्त होता है या फिर सूर्योदय होता है सुबह में, तो उस समय जो है आसमान में लालिमा क्यों छाई हुई रहती है। आसमान में लालिमा क्यों छाई हुई रहती है, सुबह का समय हो या शाम का समय हो। इसका एक बहुत ही सटीक आंसर है, इसका आंसर है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, या प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन में होता क्या है दोस्तों कि चारों तरफ वातावरण में धूल कण भरा हुआ रहता है, तो जो प्रकाश का जो किरण निकल के आता है शाम के समय में और सुबह के समय में क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सूरज जो है क्षैतिज दिशा से उसका प्रकाश आते रहता है। अगर ऊपर से लाइट आता है
ऊपर सूरज जब रहता है तो ऊपर से जब लाइट आएगा ना, तो ये जो नीचे का वातावरण जो हम लोग का ज़्यादा धूलकण से भरा हुआ रहता है, ऊपर का वातावरण ऐसा नहीं होता है। तो नीचे का वातावरण नीचे धूलकण भरा हुआ है, तो जैसे ही लाइट धूलकण में पहुंचेगा, बहुत सारा मीडियम क्रॉस करके हमारे पास पहुंचता है। तो प्रकीर्णन में क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन में जैसे ही धूलकण में लाइट जाता है ना, तो प्रकीर्णन के कारण जितने भी और भी प्रकाश के जो रंग होते हैं, 7 वर्ण होते हैं ना, तो वो 7 रंग क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। और जो रेड कलर है वो प्रकीर्णन में से बच के निकलते हुए हमारे पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण ये हमारा जो है आसमान कैसा नजर आता है, लाल। तो इसका आंसर होता है प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि घरों के विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं। यह भी क्लास 10 का क्वेश्चन है। घरों के जो संयंत्र हैं विद्युत के, वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका 2 आंसर आता है निकल के दिमाग में, एक होता है सीरीज और एक होता है समानांतर क्रम। जो सीरीज क्रम होता है वो आपने दीपावली में बल्ब जलाए होंगे छोटे छोटे इस तरह के, तो वो सीरीज में जोड़े हुए रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ये सीरीज के जितने भी बल्ब होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर हम इस सीरीज में अपने घर का लाइट का व्यवस्था कर देंगे तो हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज होगा तो मेरे घर में पूरा अंधेरा फैल जाएगा। तो क्यों हम सीरीज में इसको जोड़ेंगे, क्लियर है। तो हमारे घर का जो फ्यूज होता है, हमारे घर का जो संयंत्र होता है, वो किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग लिखेंगे समानांतर क्रम में। ठीक है, समानांतर क्रम, क्लियर है। ओके दोस्तों, चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। परिवर्तन 2 तरह का हम लोगों ने पढ़ा है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है वो 10th क्लास में क्लियर हो चुका है, उसका परिभाषा हमको नहीं देना है। लेकिन आप समझ लो कि वैसा परिवर्तन जो दोबारा लौट के वापस नहीं आए, सिंपल भाषा में, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब एक बार जब चेंज हो गया तो वो चेंज हो गया, ठीक है ना। और जो वापस जैसे मोमबत्ती का गलना, मोमबत्ती जब गलता है तो वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वो क्या है, भौतिक चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो वापस अपने स्थिति में आ जाता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जो वापस नहीं आ पाता है उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अगर जंग लग जाता है तो फिर वो लग जाता है, उसका कहानी खत्म हो गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें एक चीज और जान लो, लोहे में जंग लगना एक क्वेश्चन इससे बन के आता है कि लोहे में जब जंग लग जाती है तो उसके वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका वजन बढ़ जाता है। आप लोग याद रखना, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसके वजन में बढ़ोतरी हो जाती है, क्लियर है। और उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्ते का लेप उस पर लगाते हैं। किसका लेप लगाते हैं, जस्ते का लेप लगाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि लोहे में जब जंग लगता है तो वो क्यों लगता है, तो वो ऑक्सीडेशन, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण, नमी जब लोहे में जब नमी आ जाती है, और नमी मतलब समझते हैं ना, पानी का जलवाष्प टाइप का, वो नमी आ गया और नमी आने के बाद उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। और ऑक्सीकरण शुरू होता है तो इसका क्या होता है, क्या होता है, इसका लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है, क्लियर है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। अगर कोई बच्चा कुपोषित हो गया है तो वो किस चीज की सबसे ज्यादा उसमें डिफिशियंसी होगी, किस किस चीज की सबसे ज्यादा कमी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें जो सीधे आप लोग लिखोगे कि प्रोटीन, क्या होता है इसका आंसर, प्रोटीन। यानी लोहे में कुपोषण में अगर कोई कुपोषित है बच्चा तो उसको किस चीज की कमी है, तो प्रोटीन की कमी है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अब देखो, ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और लोहे में, जल में, हवा में, हर जगह जो हम लोग गति जो है ध्वनि की गति पढ़ते हैं 332 मीटर पर सेकंड, तो वो होती है हवा में। लेकिन लोहे में सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें, लोहे में। सीधे लिखोगे लोहे में। देखो हवा में जो होती है, हवा में 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना, 332 मीटर पर सेकंड होता है। और लोहे में अप्रोक्स 5000 होता है, लोहे में 5130 अप्रोक्स मीटर पर सेकंड होता है।
ध्वनि की गति लोहे में। क्लियर है ना? जैसे हवा में होता है 332 मीटर पर सेकंड, हवा में जैसे हम लोग जो सुनते हैं वो ध्वनि का जो गति होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है चेचक के लिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर हमारा है, आपका भी है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरी मात्रा कहां से आती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा कौन पूर्ति करता है? इसका शरीर में जो है ऑक्सीजन कहां से आती है? इसका आंसर होगा रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नॉट सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होता है? हमारे ब्लड में देखिए आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है। क्लियर है? और ये आरबीसी और आरबीसी क्या करता है? जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचता है वहां से सभी कोशिका तक वो ब्लड पहुंचाता है। आरबीसी का काम क्या है? ब्लड में जो ऑक्सीजन, जैसे आरबीसी क्या है? ब्लड का पार्ट है, तो ब्लड में ऑक्सीजन गया, फेफड़ों से ब्लड में ऑक्सीजन गया और वहां से वो हर एक कोशिका में ये ब्लड पहुंचाता है। और कौन ब्लड का कौन सा पार्ट पहुंचाता है? तो आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। दोस्तों 10 तक तो हम लोग क्लियर कर लिया था। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों बोलता है कि आर्द्र ज्वर किसके कारण होता है? आर्द्र ज्वर जिसको हम लोग टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, टाइफाइड, इसका नाम आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आती है और ये जो जिह्वा होता है और ये जो होठ होते हैं वो सूख जाते हैं, पपड़ी की तरह सूख जाते हैं और शरीर पे दाना दाना की तरह हो जाता है। तो आर्द्र ज्वर में ये प्रॉब्लम होता है और ये मेनली होता है किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। आर्द्र ज्वर जो है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। क्या आंसर होगा इसका? जीवाणु। ये कौन सा जीवाणु होता है? इस जीवाणु का नाम क्या है? इस जीवाणु का नाम होता है सेल्मेलोना। क्या बोलोगे? सेल्मेलोना टाइफी, सेल्मेलोना टाइफी। ये इस ज्वर का जीवाणु जो होता है उसका नाम है सेल्मेलोना टाइफी। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखना कि जो आर्द्र ज्वर जो होता है, टाइफाइड जो होता है, वो जीवाणु के चलते होता है और ये जीवाणु का नाम क्या है? सेल्मेलोना टाइफी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? शुष्क सेल आपने देखा होगा, शुष्क सेल यानी घर में जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल का बनावट आप लोग मान ऐसे देखे होंगे तो इस तरह का जो होता है कुछ, और एक इसमें एक रॉड लगा हुआ होता है, सिंपल इस तरह का मान लो। तो ये जो रॉड होता है वो होता है कार्बन का, और इसके तरफ जो चारों तरफ जो परत होता है वो होता है जस्ते का। ठीक है ना? तो ये जो कार्बन का छड़ होता है ये होता है एनोड का काम करता है। यानी ये जो क्वेश्चन है शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, तो एनोड क्या होता है? कार्बन। एनोड क्या होता है? कार्बन। और पूछेगा कैथोड क्या होता है, तो कैथोड क्या होता है? जस्ता। क्लियर है? शुष्क सेल में एनोड का काम करता है कार्बन और कैथोड का काम करता है जस्ता। क्लियर है? चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। ठीक है? इसकी कमी से होती है बेरी का नाम सुना होगा। तो B1 आप पढ़ोगे तो B1 की कमी के चलते क्या कौन सा रोग होता है? बेरी। और B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इसी तरह से बहुत सारा है, जैसे ए है, विटामिन ए है, विटामिन B1 हो गया, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ठीक है ना? तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनोल। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन ई इज टोकोफेरोल।
यानी ये सब इसका रासायनिक नाम है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। B1 को थायमिन बोलते हैं, A को रेटिनॉल, C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सीफेरॉल एंड E को टोकोफेरॉल। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो मायोसिन, बस इतना दिमाग में रखना, मायोसिन से मांसपेशियां। तो ये जो मायोसिन प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में। इसको मैं मिटा दूं, इसका आंसर होगा मांसपेशियां। मांसपेशियां यानी मांसपेशियों का जो प्रोटीन होता है उसको मायोसिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? परमाणु सिद्धांत पढ़े हो गए 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जो भी है। तो परमाणु सिद्धांत हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। परमाणु सिद्धांत का जो जन्मदाता उनको बोलते हैं जॉन डाल्टन। क्या बोलते हैं? जॉन डाल्टन। बहुत ही बड़े एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉन डाल्टन, जिन्होंने बताया कि परमाणु एग्जिस्ट करता है, इस धरती पर परमाणु होता है। जो परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता जॉन डाल्टन है, और इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में ये भी जो है वो उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि दूसरे वैज्ञानिक ने बताया नहीं कि परमाणु को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। किसमें? तो इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इस तरह की संरचना नहीं होती है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो परमाणु का एक नाभिक होता है और चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते घूमते हैं। यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन फॉर नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो जॉन डाल्टन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, कोलाइड का उदाहरण बताइए। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड का सिंपल सा उदाहरण है, दूध जो हम लोग पीते हैं वो एक कोलाइड का उदाहरण है, या फिर जो धुआं होता है वो कोलाइड का उदाहरण है। इसमें क्या होते हैं? इसका उदाहरण में लिख दो, धुआं, दूध, ये सब क्या है? कोलाइड का एक विषमांगी मिश्रण है। क्या लिखोगे? ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसको मिटा दूं, इसको लिखेंगे हम लोग, ये एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? यानी समान मात्रा में जो मिला हुआ नहीं रहता उसको विषमांगी बोलते हैं। और इस विषमांगी मिश्रण में इसके जो कण होते हैं उसका जो रेशियो होता है, इसका जो ये होता है 10⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये होता है उसके जो कण होते हैं उसका डायमीटर होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। उसके जो कण होते हैं कोलाइड के अंदर में जो मिश्रण है, तो यानी कि उसमें कुछ मिला हुआ है, और जो मिला होता है उसके जो कण होते हैं उसका जो है डायमीटर 10⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं, यानी बहुत ही कम होता है। इसलिए इसको छान के हम लोग बाहर अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स रहता है कि छन्नी में अगर छानेंगे तो वो, मान लो दूध को लेकर ऐसे छन्नी में छानोगे तो क्या कुछ एक्स्ट्रा को निकलेगा? क्या नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या होता है? कोलाइड का जो कण होता है वो 10⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी बहुत ही छोटा होता है, और ये विषमांगी मिश्रण है, और इसको अलग अलग हम लोग छान के नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है, कोलाइड क्या होता है? कोलाइड होता है धुआं, और दूध इसका एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? सबको पता होगा क्योंकि प्रेशर नापने डॉक्टर जब भी आता है तो पहला काम यही करता है कि प्रेशर किसी का नापता है। प्रेशर क्या होता है? उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी रक्त का दाब। ब्लड का प्रेशर कैसे होता है? तो ब्लड का प्रेशर होता है जैसे हमारा जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप करता है, ठीक है ना, हार्ट ब्लड को पंप करता है, तब जाके हमारे पूरे शरीर में वो जाता है। किसके थ्रू जाता है? धमनी और शिराओं की तरफ, धमनी और शिराओं से। तो धमनी और शिराओं में वो जो दबाव बनता है ब्लड का, उसको हम लोग काउंट करते हैं, उसी को बोलते हैं रक्तदाब। और वो किससे काउंट करते हैं? उस चीज़ का नाम है, इसको मैं मिटा दूं, उस चीज़ का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन याद हो जाएगा। सो क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। उससे हम लोग किसी भी आदमी का ब्लड का प्रेशर नाप लेते हैं। और ये होता है, इसका एक्चुअल होता है 120/80। ऊपर का 120 होना चाहिए और नीचे का कितना होना चाहिए? 80। एक्चुअल प्रेशर ये होता है। इससे ज़्यादा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर हाई है। और अगर इससे दोनों से कम हो गया यानी ब्लड प्रेशर क्या है? लो है। यानी आपको ये याद रखना होगा, और ये याद, स्फिग्मोमेनोमीटर आपको याद रखना होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
अब 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। बोलता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये सिंपल सा चीज़ है, एक ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, ईंट पर नाचो, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लो, ईंट पर नाचो का मतलब क्या होता है, ईंट पर नाचो। ईंट मतलब होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, सिंपल है। पर से परमाणु, सॉरी पर मतलब रदरफोर्ड, और नाचो, नाचो का मतलब क्या होता है, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। इस तरह से आप याद रख सकते हो, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन मैंने लिया है, कंप्यूटर में गलत को क्या बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने गलत किया तो हम लोग बोलते हैं कि आपने गलत किया है, ये काम गलत किया है, ओके, ये रॉन्ग है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में गलत को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में आप लोग अगर मोबाइल चलाते होगे, बिल्कुल सही है, एकदम चलाते ही होगे, या फिर कंप्यूटर अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा तो वो चलाते होगे, तो कुछ क्या होता है, कुछ गलत होता है तो लिखता है बग। तो ये कंप्यूटर को गलत जो होता है कंप्यूटर के अंदर में, उसको क्या बोलते हैं, बग, BUG। बहुत बार तुमने देखा होगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जो चीज़ गलत होता है, इसका मतलब उसमें बग आ गया है, वो बग को हम लोग दूर करते हैं। तो कंप्यूटर में जो गलत होता है उसको बग बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दोस्तों। तो मोल कॉन्सेप्ट में होता है 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23। ये एक नंबर है और इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो का नंबर। ये याद रखना, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमने टोटल 20 क्वेश्चन बोला था, हमने टोटल 20 क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं।